हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी से बायो। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम करेंगे टैक्सोनॉमी को कवर, है ना। और बहुत अच्छे और आसान तरीके से टैक्सोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी अदर ब्रांचेस आती हैं और ऐसे कौन से जो क्वेश्चंस हैं जो टैक्सोनॉमी से हमें आ सकते हैं, है ना। तो टैक्सोनॉमी की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। किसके बारे में? बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, जो बायो वर्ड है, बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। क्या मतलब होता है? वैरायटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो डील करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को, है ना। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इसका दूसरा भी नेम है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो लगभग अभी तक की हम अगर बात करें तो हमारे पास लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं उनको हम डिस्कवर कर 1.7 मिलियन से 1.8 जो मिलियन स्पीशीज़ हैं, इनका डाटा आज हमारे पास है। इतनी सारी स्पीशीज़ के बारे में हमें पता है ना। लगभग ये होगी 17 लाख से 18 लाख तक। ओके। अब देखो, इतनी सारी स्पीशीज़ हमें पता है जिसके बारे में हमको सारी नॉलेज है ना। तो अगर मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्पीशीज़ की बात करूं, किसी भी एक, मैंने कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म उठा लिया, कोई भी रैंडमली, है ना, क्या किसी भी मैंने सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मैंगो की। किसकी बात की मैंने? मैंगो की बात की। अब ये जो मैंगो है, पंजाब में इसको क्या बोलते हैं? अम्ब। बाकी कुछ स्टेट में इसको क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। कुछ स्टेट में इसको क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं, है ना। कल को मान लो आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, आप किसी इंग्लैंड, कनाडा, इस जगह पे चले जाओ और वहाँ पे जाके बोलो प्लीज़ गिव मी 1 kg आम, तो यार वो बंदा सोचेगा ये पता नहीं क्या मांग रहा है ना। तो अगर आप उसको बोलोगे कि आई नीड 1 kg मैंगो, है ना, तो वो झट से आपको 1 kg मैंगो जो है आम दे देगा। इसका मतलब वो किस नेम को समझता था? वो मैंगो को समझता था, वो आम को नहीं समझता था। इट मीन्स हमें ये यहाँ से पता चलता है कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है ना, उसके काफ़ी सारे नेम हो सकते हैं जो चेंज करते हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज। मतलब अगर यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज है तो उसमें उस लैंग्वेज में उसको कुछ और बोलेंगे, किसी दूसरी लैंग्वेज में उसको कुछ और बोलेंगे। और इन्हीं सभी नेम्स को मिला के हम क्या बोलते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का कैसा नेम होगा? एक कॉमन नेम होगा। कौन सा नेम होगा? कॉमन नेम होगा। कॉमन नेम। और ये जो कॉमन नेम है ये प्लेस टू प्लेस, कल्चर टू कल्चर, लैंग्वेज टू लैंग्वेज क्या करता है? वेरी करता है। अब सोचिए ना, मान लो आपने किसी चीज़ की डिस्कवरी की, आपने कोई मेडिसिन बना ली, ठीक है, आपने आम से कोई मेडिसिन बनाई और आपने उस मेडिसिन के बारे में किसी पेपर में लिख दिया कि भाई आम के ये फ़ायदे हैं, आम से ये बीमारी ठीक हो सकती है, आम से ये, आम से ये। अब कोई बाहर किसी कंट्री में बैठा हुआ पर्सन उस आपके पेपर को पढ़ रहा था, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये भाई बंदा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे चीज़ों की, हमें ज़रूरत है ऐसे एक सिस्टम की जो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर नेम रख सके और वो जो नेम है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे दुनिया में उसको जाना जाए सेम नेम से, है ना। और उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं जी? साइंटिफिक नेम, है ना। अब देखो, सिंपल सी बात, किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या करना? नेमिंग करना। उस प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं जी? नोमेनक्लेचर। और ये जो नोमेनक्लेचर होता है ना, ये बायोलॉजी के अंदर जब भी हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ये जो नोमेनक्लेचर है ये हमेशा और हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोमेनक्लेचर तो हम कर लेंगे, लेकिन नोमेनक्लेचर से पहले हमें उन चीज़ों को, उनके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उनको क्लासीफाई करना आना चाहिए, है ना। तो नोमेनक्लेचर से पहले हमें क्या करना आना चाहिए? हमें क्लासिफिकेशन करनी, क्लासीफाई करना आना चाहिए चीज़ों को, है ना। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है भी किसी भी कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम
ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, है ना। सपोज करो आपके पास कुछ 4 स्क्वायर है जिसमें 2 रेड कलर के हैं और 2 ग्रीन कलर के हैं, तो आपने कलर के बेसिस पे जो रेड वाले थे उनका एक ग्रुप बना दिया और जो ग्रीन वाले थे उनका एक ग्रुप बना दिया, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड करना, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन आप कब कर सकते हो, क्लासिफिकेशन आप तब कर सकते हो ना जब आपको जब चीज़ों को पहचानोगे। जैसे ये देखो, मेरे पास एक रेड मार्कर है, ये मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है ना। तो मैं रेड को क्यों पहचान सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, मैंने रेड को पहले देखा हुआ है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है इसके बारे में, है ना, या कहीं ना कहीं देखा हुआ है। तो आप चीज़ों को क्लासीफाई, मतलब आप चीज़ों के कैरेक्टर्स को कब देख सकते हो, जब आपको वो आइडेंटिफाई करने आए। और आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्लासीफाई करना आना चाहिए, और क्लासिफिकेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये 3 प्रोसेस हैं। जब हम इन तीनों प्रोसेस को मिला देते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन प्लस इनका जो आइडेंटिफिकेशन, इन तीनों फीचर्स को जब मिला देते हैं तो एक बड़ी ब्रांच बन के आती है हमारे सामने। इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। मतलब टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग से, क्लासिफिकेशन से और उसके आइडेंटिफिकेशन से, है ना। तो सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। अब एक काम करते हैं, सभी ये जो हमारे सारे के सारे स्टेप्स हैं ना, इन सभी को थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं कि नोमेनक्लेचर क्या है, किस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन को भी देखेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। अब देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन तो यही है ना, कैरेक्टर्स को स्टडी करना। तो जब आप कैरेक्टर्स को स्टडी करोगे उसको क्या बोलोगे, आइडेंटिफिकेशन। लेकिन आइडेंटिफाई तो आप तब कर पाओगे ना जब आपके पास कोई ना कोई डाटा होगा, कुछ ना कुछ आपके पास रेफरेंस होगा, किसी के साथ आप कंपेयर करके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो ना। तो ऐसे टूल्स जो हमारे पास, मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कुछ हमारे पास सिस्टम है जहाँ पे हमें जो है वो रेफरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं, है ना। और टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, ये वो सब चीज़ें हैं जो हमें किसी ना किसी तरीके से रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम की। हमने किसकी बात की, हर्बेरियम की, हर्बेरियम। अब देखो हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम बेसिकली होता है प्लांट्स के लिए, डेड प्लांट्स या फिर ड्राइड प्लांट के, ड्राइड प्लांट्स। हर्बेरियम किसके लिए होता है, यहाँ पे हमें मोस्टली जो है वो प्लांट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लावर हो सकता है, जैसे लीफ हो सकता है। तो इन पार्ट्स को क्या किया जाता है, पेपर के अंदर ना प्रेस करके रखते हैं, है ना। पेपर के अंदर प्रेस कर लेंगे। अब पेपर ड्राई होता है, अब आपने कोई लीफ था तो उसको तोड़ा और पेपर की शीट के अंदर फोल्ड कर दिया। अब पेपर तो ड्राई है, लीफ के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है। तो वहाँ से धीरे धीरे जो वाटर निकलेगा बाहर, वाटर जाएगा पेपर के अंदर, फिर आप 2-3 दिन बाद उसको पेपर को चेंज कर दोगे। तो इस तरीके से करते करते आप उसमें से पूरे के पूरे वाटर को क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे। और जो आपका लीफ है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। फिर जिस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया होगा उसका प्रॉपर नेम होगा, कौन सी स्पीशीज़ है, सब सारी की सारी डिटेल उसकी लिख दी जाएगी वहाँ पर, है ना। और उसको स्टोर कर लिया जाएगा। तो मतलब जो ड्राइड प्लांट्स है या फिर ड्राइड प्लांट्स के जो कुछ पार्ट्स है वो कहाँ पे रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं हर्बेरियम के अंदर। और सपोज आपको कोई एक प्लांट मिला है ना, और आप उस प्लांट को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो प्लांट पहले से डिस्कवर किया है या नया वाला है, ठीक है। तो आप कहाँ पे जा सकते हो, आप हर्बेरियम में जा सकते हो। लेकिन देखो आपने किसको देखा, आपको जो प्लांट मिला वो लिविंग है, और हर्बेरियम में कौन से प्लांट होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, है ना, या फिर ड्राइड प्लांट्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आइडेंटिफिकेशन कर पाना इजी नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप बोटेनिकल गार्डन में क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन में क्या है, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं, उनको स्पेशल तरीके से एक जगह प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे प्लांट्स को लगाया जाता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, वो भी उसको प्रोवाइड करवाया जाता है ना। तो मतलब अगर आपको
लिविंग प्लांट देखना है तो आप बोटेनिकल गार्डन में जा सकते हो। और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, तो वो कीव में प्रेजेंट है। कीव इंग्लैंड में प्रेजेंट है दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन। पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्या इंडिया में भी कोई बोटेनिकल गार्डन है? इंडिया में बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है इंडिया में दैट इज इन हावड़ा। हावड़ा में, मतलब हावड़ा कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो हावड़ा में सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है इंडिया के अंदर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इज म्यूजियम। अब म्यूजियम वो जगह है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल दोनों मिलते हैं लेकिन प्रिजर्व फॉर्म में। म्यूजियम कौन सी जगह है? जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं प्रिजर्व फॉर्म में। ठीक है। अरे यार मैं अच्छी सी बात बताता हूँ। वो आपने सुना ना, एक मम्मी होती है ना, ऐसे कपड़े से बांधी होती है, पूरी प्रिजर्व करके रखी होती है। तो वो एक ह्यूमन बॉडी होती है जिसको प्रिजर्व करते हैं। और मम्मी कहाँ मिलेगी? म्यूजियम में मिलती है ना। जैसे जयपुर में एक म्यूजियम है, वहाँ पे मम्मी पड़ी है। दिल्ली में एक म्यूजियम है, वहाँ पे मम्मी पड़ी है ना। तो म्यूजियम वो जगह है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल दोनों को क्या किया जाता है? प्रिजर्व करके रखते हैं। इन सभी चीज़ों को हम रेफरेंस बोलते हैं। मतलब अगर आपको कुछ स्टडी करना है ना, आप इन सभी चीज़ों से उसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है? रेफरेंस हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ है? और है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क है ना। हमारे पास जूलॉजिकल पार्क है। अच्छा, म्यूजियम की एक बात और बता देता हूँ। जो म्यूजियम होता है ना, कुछ काफ़ी बड़े सारे म्यूजियम होते हैं, तो वहाँ पे स्केलेटन्स भी पाए जाते हैं। स्केलेटन भी रखे जाते हैं, जैसे डायनासोर के स्केलेटन। तो इस तरीके से स्केलेटन भी पाए जाते हैं कुछ जो बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क में जैसे एग्जाम्पल है इसकी जू। अब यार जू किससे रिलेटेड है? जू है एनिमल से रिलेटेड। मतलब जूलॉजिकल पार्क वो जगह है जहाँ पे वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं उनको नेचुरली जो उनका हैबिटेट होता है वैसा एक हैबिटेट बना के वहाँ पे उनको रखते हैं। ठीक है। किस चीज़ के लिए रखते हैं? अरे आप ही के लिए रखते हैं, रेफरेंस के लिए रखते हैं, है ना। ऐसा भी तो होता है ना, स्कूल जो होते हैं या कॉलेज होते हैं वो हमें टूर पे लेके जाते हैं। तो उनका टूर पे लेके जाने का ये मकसद नहीं कि आप घूमो फिरो मस्ती करो। उनका मकसद है कि आप चीज़ों को स्टडी करो। और जब भी आप किसी बोटेनिकल गार्डन में या जूलॉजिकल पार्क में जाओगे तो हर एनिमल, जहाँ पे एनिमल या प्लांट है, उसके बाद एक प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर सब इन्फॉर्मेशन उस एनिमल की या प्लांट की दी जाती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास टूल्स हैं जिनको हम एज ए रेफरेंस ले सकते हैं, जहाँ से हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं? कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर किससे मिलते हैं। ठीक है जी। तो चलो जी, हमने अपने जो ऑर्गेनिज्म था उसको क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन, है ना। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में दो तरह के सिस्टम है। देखो ना, पुराने ज़माने में चलते हैं, जब हमारे पास कुछ मशीनरी टेक्निक वगैरह कुछ नहीं था, तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्लस लीनियस। क्या नाम था? कार्लस लीनियस। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी सुविधा के लिए, मतलब अपने आप इन्होंने कुछ ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करके इन्होंने क्या किया? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी में सारे के सारे एनिमल थे और एक कैटेगरी में सारे के सारे प्लांट्स थे, है ना। इसको उन्होंने बोला था वेजिटेबलिया, इसको एनिमेलिया। अब सीन ऐसा था कुछ, उन्होंने क्या चीज़, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर देखे, मतलब जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं ना ऑर्गेनिजम्स के, उसके बेसिस पे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन कर दी। अब गलती यहाँ पे क्या हुई? गलती कुछ इस तरीके से हुई। अगर मैं बात करूँ अर्थवर्म की, अगर मैं बात करूँ स्नेक की, है ना, तो मॉर्फोलॉजिकली अगर बाहर से देखो तो लगभग थोड़े बहुत मिलते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया? अर्थवर्म को और स्नेक को ना उठा के एक ही ग्रुप में क्या रख दिया? एक ही ग्रुप में रख दिया, और उस ग्रुप का नाम था वर्म्स या फिर वर्म्स, है ना। तो इन्होंने क्या किया? एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे अर्थवर्म को और स्नेक को एक ही ग्रुप में रख दिया, जिसको क्या बोलते हैं? वर्म्स बोलते हैं। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है? ये है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा है ये? आर्टिफिशियल मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप से खुद ऐसे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके उनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर दिया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम।
नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेचुरल से एक बात तो समझ आ गई है कि यहाँ पे जो भी फीचर, जो भी करेक्टर्स हमने देखने हैं ना क्लासिफिकेशन के लिए, वो सारे के सारे करेक्टर्स नेचुरली किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें क्या क्या स्टडी किया गया, इसमें एम्ब्रियोलॉजी स्टडी की, एम्ब्रियो स्टडी की गई, इसमें बायोकेमिकल स्टडी किए गए। बायोकेमिकल मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, है ना, फैट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको स्टडी किया गया। उसके अलावा बिहेवियर स्टडी किया गया, उसके अलावा इवोल्यूशन देखा गया, उसके अलावा फिजियोलॉजी देखी गई, उसके अलावा मोर्फोलॉजी देखी गई, उसके अलावा एनाटॉमी देखेगी। मोर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्टडी, एनाटॉमी इंटरनल स्टडी, है ना। तो मतलब नेचुरली जो चीज़ें प्रेजेंट थी वो सारी की सारी स्टडी की गई, कंपेयर किया गया, उन सभी चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो ऐसे क्लासिफिकेशन के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। उसके अलावा फिर इसी मतलब ऐसे ही फीचर्स को यूज़ करके जो R.H. व्हिटेकर थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। और इसके ऊपर पहले से ही एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, तो आपने ज़रूर उस वीडियो को देखना है। तो ये हमारा पार्ट खत्म हुआ क्लासिफिकेशन का। अब देखो, हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, हमने क्लासिफिकेशन कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप बचा नोमेनक्लेचर का, है ना। तो अभी हम नोमेनक्लेचर को देखते हैं। कौन सा देखेंगे, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना, उसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और नेमिंग के लिए क्या जरूरी था, आइडेंटिफिकेशन करना, हमने कर लिया। क्या जरूरी था, क्लासिफिकेशन करना, हमने कर लिया, है ना। तो नोमेनक्लेचर के लिए ना जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इसकी ना आगे भी ब्रांचेस हैं, मतलब एक ऐसी ब्रांच जो एनिमल की नेमिंग को कंट्रोल करती है, एनिमल की नेमिंग को कंट्रोल करती है। एक ऐसी ब्रांच जो बॉटनी की या फिर प्लांट्स की, क्या, प्लांट्स की जो नेमिंग है उसको कंट्रोल करती है। तो इस एनिमल वाली को बोलते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और प्लांट वाली को बोलते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ये दोनों की दोनों जो ब्रांचेस हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये जो ICN था, इसके कुछ रूल्स थे, लेकिन रूल्स को स्टडी करने से पहले एक काम करते हैं। एक हमारे पास ऐसा सिस्टम था नेमिंग का, और एक जो नेमिंग का सबसे बेस्ट सिस्टम है, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसी को बोलते हैं बाइनरी नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझते हैं। बाई का मतलब 2, नोमियल का मतलब नेम, और नोमेनक्लेचर का मतलब सिस्टम ऑफ नेमिंग। मतलब एक ऐसा नेमिंग का सिस्टम तैयार किया गया जिसमें हर ऑर्गेनिज्म को 2 नेम सिस्टम, मतलब 2 वर्ड का नेम रखा गया। और उस 2 वर्ड के नेम को क्या बोलते थे, साइंटिफिक नेम। क्या बोलते थे, साइंटिफिक नेम बोलते थे। और ये जो साइंटिफिक नेम था, ये 2 वर्ड से मिलकर बनता था। और ये 2 वर्ड्स कौन कौन से, जो फर्स्ट वर्ड था, फर्स्ट वर्ड इंडिकेट करता था जीनस को, और जो सेकंड वर्ड था ये इंडिकेट करता था स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। ओके, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या किया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमें बताया गया कि हर ऑर्गेनिज्म का जो नेम है, उसका जो सिस्टम है वो 2 नेमिंग सिस्टम रहेगा, जिसमें फर्स्ट जो वर्ड है वो इंडिकेट करेगा जीनस को, सेकेंड जो वर्ड है वो इंडिकेट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को, और इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। और इस नोमेनक्लेचर के सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे कार्लस लीनियस। साइंटिस्ट कौन थे, कार्लस लीनियस, है ना। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया था, हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अब देखो,
जो इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, नोमेनक्लेचर तो दे दिया है ना, अब इन्होंने साथ में एक चीज़ ये भी की, इन्होंने सोचा यार मैं नोमेनक्लेचर तो दे रहा हूँ, अब ये ना हो लोग कंफ्यूज हो जाए, तो इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म उठाया और उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करके दिखाई अपने नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, है ना। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कार्लस लिनियस ने कौन से ऑर्गेनिज्म को चूज किया था अपने नोमेनक्लेचर को समझाने के लिए, तो अपना आंसर क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा मैंगो। तो इन्होंने ना मैंगो की नेमिंग करके दिखाई, जैसे इन्होंने मैंगो का नेम रखा था, मैंगो का नेम था मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका, है ना। अभी मैं प्रॉपर नेम लिख नहीं रहा, ठीक है, जस्ट मैंने नेम लिखा है, कुछ इसके रूल्स हैं, उनके रूल्स के साथ साथ चलेंगे। तो क्या था, मैंजीफेरा इंडिका, इन्होंने नेम दिया था मैंगो का, किसने, कार्लस लिनियस ने, कार्लस लिनियस ने एक ऑर्गेनिज्म की मैंगो की नेमिंग करके दिखाई थी। तो इन्होंने बोला था कि ये जो मैंजीफेरा है ये क्या है, ये है जीनस है, और ये इंडिका है, ये क्या है, ये है स्पीशीज है, ये क्या है, स्पीशीज है। इज दैट क्लियर, है ना। अब आगे चलते हैं, ये जो नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था, है ना, तो इस नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स थे। अब आईसीएन ने क्या किया, कुछ रूल्स बना दिए। रूल नंबर 1 ये कहता था, मतलब ऐसा नहीं कि ये रूल नंबर 1 मैंने बोल दिया तो ये 1 ही है, मतलब जनरली मैं रूल बता रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल ये था कि जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे उसके लिए जो आप लैंग्वेज यूज करोगे, वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो लैंग्वेज होनी चाहिए लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इस लैंग्वेज को लोग यूज़ नहीं करते हैं, और जब यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें चेंजेस आने की संभावना कम होती है। सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर तो आप टाइपिंग की फॉर्म में लिख रहे हो या प्रिंटिंग की फॉर्म में लिख रहे हो, तब तो इसका जो फ़ॉन्ट है ना, जिसका फ़ॉन्ट है वो कैसा होना चाहिए, इटैलिक फ़ॉन्ट होना चाहिए। इटैलिक मतलब हल्का सा ना ऐसे टेढ़ा सा फॉन्ट होता है ये, और ये जो इटैलिक फॉन्ट है ना, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इस जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं ये लैटिन लैंग्वेज है। उसके बाद अगर आप इसको राइट कर रहे हो, अपने हाथों से लिख रहे हो, तो आप जीनस और स्पीशीज को दोनों को क्या करोगे, सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। सेपरेटली क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अच्छा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, नहीं किया तो कर देते ना। ये देखो मैंने जीनस को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया और मैंने इसको स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद अगला रूल बोलता है कि 2 वर्ड जो सिस्टम है, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वर्ड जीनस होगा, और सेकंड वर्ड क्या होगा, वो होगा स्पीशीज का, है ना। तो ऑलरेडी बता दिया, जो मैंजीफेरा है वो जीनस है, जो इंडिका है वो क्या है, वो स्पीशीज है। उसके बाद एक और बात इसने बोला कि जो जीनस का फर्स्ट, जो जीनस है ना, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। अच्छा क्या मैंने यहाँ पे कैपिटल एम डाला है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो भाई मैंने बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद उसके अलावा रेस्ट ऑफ दी जितने भी अल्फाबेट्स होंगे जीनस के भी और स्पीशीज के भी, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो मतलब सारे के सारे स्मॉल लेटर होंगे, और सारे के सारे स्मॉल लेटर हैं। तो जीनस का फर्स्ट, इसका जीनस का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या होगा, वो कैपिटल होगा, और रेस्ट ऑफ ऑल क्या होंगे, सारे के सारे स्मॉल लेटर होंगे। इज दैट क्लियर। अब ये कुछ रूल्स है। उसके अलावा 2 प्रिंसिपल हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल तो ये बोलता है, पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अब देखो सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हो, तो अगर आपकी नेमिंग बिल्कुल प्रॉपर है, रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, और आपने सबसे पहले हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंट्स भेजे, आईसीएन का रूल है, तो आपके नेम को क्या दी जाएगी, आपके नेम को प्रायोरिटी दी जाएगी। सपोज करो एक आप थे, एक आपके दोस्त थे, दोनों ने फाइल सेंड कर दी, है ना। अब जिसने सबसे पहले काम किया होगा उसको क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ऐसा नहीं ना कि आपने काम कुम करके फाइल कर ली, संभाल के रख दी, 2 साल बाद आपके किसी दोस्त ने उस फाइल को मतलब अपनी खुद की रिसर्च करके नोमेनक्लेचर करके आगे भेज दिया, और आपने बोला ये तो देखो जी इससे 2 साल पहले मैंने इसको करा हुआ था, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब जो उनके पास सबसे पहले पहुंचेगी उसको क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है जी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। उसके बाद एक है प्रिंसिपल ऑफ रेट्रोएक्टिविटी, रेट्रोएक्टिविटी।
और ये क्या बोलती है, ये बोलता है कि ये जो नोमेनक्लेचर के रूल्स है ना, अगर किसी को लगता है कि भाई देखो ये जो रूल है ये सही नहीं है, तो आप अपने तरफ से प्रॉपर डाटा लेके आओ, प्रॉपर रेफरेंसेस लेके आओ, तो अगर आप सही हुए तो जो रूल्स है उनको चेंज कर दिया जाएगा, है ना। मतलब जो ये नोमेनक्लेचर के रूल्स है ना, ये चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं चेंज होंगे, आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, एक रूल और भी है। सपोज करो किसी भी साइंटिस्ट ने किसी स्पीशीज़ का नोमेनक्लेचर किया है, मतलब उसको डिस्क्राइब किया है, तो उसके नेम को भी हम पीछे लिख सकते हैं। जैसे कार्लस लिनियस ने मैंगो का नेम दिया था, डिस्क्राइब किया था मैंजी फेरा इंडिका, तो ये तो उसने नेमिंग दी थी। अब क्योंकि ये कार्लस लिनियस ने डिस्क्राइब किया था इसको, तो अगर हमें इस चीज़ को भी इंडिकेट करना है तो हम कार्लस लिनियस के नेम को एब्रीवेटेड फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में पीछे लिख सकते हैं, जैसे LINN, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने आइडेंटिफिकेशन भी कर ली, हमने क्लासिफिकेशन भी कर ली, हमने अब लास्ट में पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर भी कर लिया। तो इन तीनों चीज़ों को करने के बाद एक्चुअली में हमने क्या किया, इन तीनों चीज़ों को जब हमने कर लिया, तो मैंने पहले बोल दिया आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इन तीनों को मिला के हमारे पास क्या बन जाती है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, तो यही तो है हमारी टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है किससे, नोमेनक्लेचर से, क्लासिफिकेशन से, आइडेंटिफिकेशन से। हमने सब कुछ कर लिया, मतलब कब से हम क्या कर रहे थे, टैक्सोनॉमी की ही बात कर रहे थे। और जब आपने इन सभी चीज़ों को कर लिया, साथ में आपने क्या कर लिया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देख ली, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी स्टडी कर ली, तब इन दोनों को मिला के एक बड़ी ब्रांच बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक्स बोलते हैं। मतलब सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी, सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी, सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स के अंदर क्या क्या आएगा, सिस्टेमैटिक्स के अंदर आएगा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और साथ में टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में क्या आ जाएगा, नोमेनक्लेचर आ जाएगा सॉरी, आइडेंटिफिकेशन आएगी और क्लासिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, लेक्चर को आराम से सुनना है, ठीक है। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इसके बाद और क्या करना है, अरे लेक्चर सुनने के बाद कुछ MCQs लगा लो ना, इधर उधर से ढूंढो कहाँ कहाँ पे MCQs मिलेंगे। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको, तो आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, मेहनत करते रहे।